गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग विलियन का वीडियो 38 पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे ठोस द्रव विलियन का वाष्पदाब और राउल्ट का नियम, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन एंड राउल्ट्स लॉ। देखो, मैंने पिछले क्लास में पढ़ा है द्रव द्रव विलियन का वाष्पदाब और राउल्ट का नियम, और इसमें हमने पढ़ा है कि द्रव द्रव विलयन में क्या होता है कि दोनों द्रव जो होता है वो वाष्पशील होता है। इसलिए द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम है P1 इक्वल टू P1 नॉट X1 और P2 इक्वल टू P2 नॉट X2, और विलयन का कुल आंशिक दाब होता है P कुल इक्वल टू P1 प्लस P2, और या आप कह सकते हैं P कुल इक्वल टू P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट X2, या आप कह सकते हैं P कुल इक्वल टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू X2। फिर मैंने उसका ग्राफ खींचा। आज पढ़ रहे ठोस द्रव विलयन का वाष्पदाब। ध्यान से समझो, ये विलयन को गौर से देखो। कौन सा विलयन है, यहाँ लिखा हुआ ठोस द्रव विलयन। बेटा, इसमें ठोस जो होगा वो विलय होगा और द्रव जो होगा वो विलायक होगा। मतलब ठोस यहाँ क्या है, अवाष्पशील, और द्रव क्या है यहाँ वाष्पशील। इसका मतलब ठोस द्रव विलयन से ठोस द्रव से यदि हम विलयन बना दे तो उस विलयन में केवल द्रव विलायक, उस विलयन में केवल द्रव विलायक ही वाष्पदाब बनाएंगे, लेकिन ठोस विलय कोई वाष्पदाब नहीं बनाएगा। क्योंकि ठोस क्या होता है, अवाष्पशील होता है, और जो अवाष्पशील पदार्थ होता है वो कभी भी वाष्पदाब नहीं बनाता है। इसलिए ठोस द्रव से जब आप विलयन बनाइएगा तो उस विलयन में केवल विलायक का ही वाष्पदाब में योगदान होगा, विलय का कोई योगदान नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जब किसी अवाष्पशील विलय जैसे यूरिया क्या है, अवाष्पशील विलय है। ठीक है, या अवाष्पशील ठोस कह सकते हैं। नमक, सुक्रोज या चीनी, सुक्रोज, ग्लूकोज आदि को जब किसी अवाष्पशील विलय जैसे यूरिया, नमक, ग्लूकोज, सुक्रोज, ग्लूकोज आदि को द्रव विलायक में मिलाया जाता है तो क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा ना जी। अगर आप इनमें से कोई भी अवाष्पशील विलय को, जैसे यूरिया है, नमक है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, इनमें से किसी को भी द्रव विलायक में मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा ना। तो जब किसी अवाष्पशील विलय जैसे यूरिया, नमक, ग्लूकोज, सुक्रोज आदि को द्रव विलायक में मिलाया जाता है तो विलयन ऐसे लिखे, तो विलयन के वाष्पदाब में केवल द्रव विलायक का योगदान
योगदान मतलब साझेदारी या भाग योगदान होता है। अवाष्पशील विलय का कोई योगदान नहीं होता है। कोई योगदान नहीं होता है। जिससे विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक से कम हो जाता है। देखो अभी समझाएंगे, समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिखे हैं। जब किसी अवाष्पशील विलय जैसे यूरिया, नमक, सुक्रोज, ग्लूकोज आदि को द्रव विलायक में मिलाया जाता है, ठीक है, तो विलयन के वाष्प दाब में केवल द्रव विलायक का योगदान होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि अवाष्पशील विलय जो होते हैं या अवाष्पशील ठोस जो होते हैं, यूरिया, नमक, सुक्रोज, ग्लूकोज आदि, ये सब वाष्प दाब नहीं बनाता है। इसलिए आप यदि अवाष्पशील विलय और द्रव विलायक के साथ विलयन बनाइएगा तो विलयन के वाष्प दाब में केवल द्रव विलायक का ही भागीदारी होगा। अवाष्पशील विलय का कोई योगदान नहीं होता है, जिससे विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक से कम हो जाता है। ठीक है, देखिए आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लो कि मेरे पास एक पात्र है, इस टाइप का एक पात्र है जिसमें ये ढक्कन लगा हुआ है, ये है ढक्कन, ठीक है, और इसमें एक शुद्ध द्रव भरा हुआ है। मान लो कि यहां तक कोई द्रव भरा हुआ है, शुद्ध द्रव भरा हुआ है। मान लो ये शुद्ध द्रव 1 है, शुद्ध द्रव 1, ठीक है, और इस शुद्ध द्रव में आप जल भी मान सकते हो कि इसके अंदर जल है, तो जल तो शुद्ध ना होता है जी। अब एक बात बताइए कि जब इसमें केवल जल है तो इसमें तो केवल जल का ही अणु होगा ना जी, तो इसमें केवल शुद्ध विलायक 1 का अणु होगा, मतलब शुद्ध विलायक 1 का ही केवल कण होगा। अरे इसमें केवल शुद्ध द्रव 1 है, तो ये जो आपका डब्बा है इसमें तो केवल शुद्ध द्रव 1 का ही पार्टिकल होगा ना, तो ये शुद्ध द्रव 1 का पार्टिकल है, शुद्ध द्रव 1 का पार्टिकल है, हम यहां 1 लिख रहे हैं। तो बेटा यहां जो वेपर प्रेशर बनेगा तो केवल शुद्ध द्रव 1 का ही ना वेपर प्रेशर बनेगा, इस टाइप से केवल इसी का ना वेपर प्रेशर बनेगा। और शुद्ध द्रव के वेपर प्रेशर को किससे लिखते हैं? इसको लिखते हैं P1 नोट से। किससे लिखते हैं? P1 नोट से। P1 नोट से क्यों लिखे हैं? क्योंकि शुद्ध द्रव 1 है और इसमें केवल शुद्ध द्रव का ही वेपर प्रेशर बन रहा है, ठीक है। इसमें केवल शुद्ध द्रव का वेपर प्रेशर क्यों बन रहा है? क्योंकि भैया इसमें केवल शुद्ध द्रव 1 है, इसमें सारा पार्टिकल शुद्ध द्रव 1 का है, तो केवल इसी का ही वेपर प्रेशर बनेगा। और शुद्ध द्रव 1 है तो शुद्ध द्रव 1 के वेपर प्रेशर को लिखा जाएगा P1 नॉट। अब आप क्या किए, इसमें आपने कोई अवाष्पशील पदार्थ को मिला दिया,
अवाष्शील विलय को मिला दिया। अवाष्शील विलय, जैसे मान लो कि आपने यूरिया मिला दिया, या मान लो कि आपने नमक मिला दिया, या मान लो कि आपने सुक्रोज मिला दिया, सुक्रोज, या मान लो कि आपने ग्लूकोज मिला दिया। इनमें से कुछ कोई भी चीज को मिला दिया, आदि मिला दिया, और इन सब को हम 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 2। ये जो विलायक लिए ना, इसको 2 मान लेते हैं। जो शुद्ध द्रव था उसको 1 माने हैं, और जो अवाष्शील विलय है उसको 2 मान लिए। मतलब इनमें से कोई भी आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे देखो, आप मान लो कि आपने क्या किया, एक चुटकी नमक उठाया, इसमें डाल दिया, तो डालने से क्या होगा? देखो क्या होगा। वही बंद डब्बा लेना है और इसमें आपको अवाष्शील विलय को मिला देना है, इनमें से किसी को भी। ये ढक्कन है, क्या है ये? ढक्कन। और इसमें आपने क्या किया? शुद्ध द्रव में आपने अवाष्शील पदार्थ को मिला दिया। यूरिया, नमक, सुक्रोज, ग्लूकोज, इनमें से किसी को भी मिला दिया। तो भैया अब ये क्या बन गया? अब ये तो विलयन न बन गया। क्या बन गया? विलयन। तो ये जो विलयन बना, इसमें अवयव 1 भी है, अवयव 2 भी है। अवयव 1 क्या है? शुद्ध द्रव है, और अवयव 2 क्या है? अवाष्शील विलय है। तो इसमें ये विलयन बन गई। क्या बन गया? विलयन। इसमें कौन कौन अवयव आ गया? 1 और 2। तो बेटा इसमें जो पार्टिकल होगा वो 1 का भी पार्टिकल होगा, 2 का भी पार्टिकल होगा। ये 1 का पार्टिकल मान लो, ये 2 का पार्टिकल मान लो, ये 2 का पार्टिकल, फिर ये 1 का पार्टिकल, फिर ये 2 का पार्टिकल, फिर ये 1 का पार्टिकल, फिर ये 1 का पार्टिकल। ऐसे पहले क्या था? इस डब्बा में केवल शुद्ध द्रव 1 था, इसलिए यहां केवल शुद्ध द्रव 1 का पार्टिकल था, उसी का वेपर प्रेशर बन रहा था। और ये शुद्ध द्रव 1 के वेपर प्रेशर को मैंने लिखा P1 नॉट से। लेकिन जब आपने शुद्ध द्रव में ये अवाष्शील पदार्थ 2 को मिला दिया, तो अब यहां पर 1 का भी पार्टिकल आ गया। ये 1 का पार्टिकल है, ये 2 का पार्टिकल है, फिर 1 का पार्टिकल, फिर 2 का पार्टिकल, फिर 1 का पार्टिकल। तो अब बताओ यहां 1 क्या है? यहां 1 तो द्रव न है, और 2 क्या है? अवाष्शील पदार्थ है। तो भैया अवाष्शील पदार्थ कभी भी वाष्पदाब नहीं बनाता है। तो यहां क्या होगा? वाष्पदाब पहले से घट जाएगा। देखो पहले से वाष्पदाब घटा, तो हम इसको कहेंगे आंशिक दाब, और इसको हम दर्शाएंगे P1 से। अब तुम बताओ कि पहले से वाष्पदाब घटा क्यों? क्योंकि यहां पर 1 है, 2 है, 1 है, 2 है, 1 है। तो जो 2 है वो तो अवाष्पशील ठोस है या अवाष्पशील विलय है, वो तो वेपर प्रेशर नहीं बनाएगा। लेकिन 1 क्या है? 1 यहाँ द्रव है, तो केवल 1 का ना वेपर प्रेशर बनेगा। तो पहले क्या था? इसमें केवल 1 का ही पार्टिकल था। 1 मतलब शुद्ध द्रव का पार्टिकल, इससे सारा पार्टिकल वेपर प्रेशर बना रहे थे, तो वेपर प्रेशर ज्यादा बन रहा था। लेकिन जैसे ही अवाष्पशील पदार्थ को डाला तो इसका वेपर प्रेशर घट गया। क्यों वेपर प्रेशर घटा? क्योंकि अब यहां पर 1 पार्टिकल के साथ में 2 भी आ गया, फिर 1 के साथ में 2 भी आ गया। तो 2 वाला जो पार्टिकल है वो तो अवाष्पशील है, इसी कारण से इसका स्थान विलयन अवयव 1 का स्थान कम हो गई, और केवल अवयव 1 का यहाँ वेपर प्रेशर बन रही है, अवयव 2 का वेपर प्रेशर नहीं बन रही है। क्योंकि अवयव 2 यहाँ अवाष्पशील है। अवाष्पशील मतलब आपने क्या किया? ये जो शुद्ध विलायक था इसमें आपने नमक डाल दी, तो अब क्या हुआ कि इसके सरफेस पर नमक भी आ गया। तो नमक वेपर प्रेशर थोड़े बनाएगा, तो इसका स्थान तो घिर गया ना। तो केवल 1 का पार्टिकल, या 1 यहाँ क्या है? 1 यहाँ शुद्ध द्रव है, केवल इसी का वेपर प्रेशर बनेगा, लेकिन पार्टिकल 2 का वेपर प्रेशर नहीं बनेगा। तो तुम कहोगे इस विलयन में
इस विलयन के वेपर प्रेशर में केवल किसका योगदान है? केवल द्रव विलायक 1 का योगदान है ना, अवाष्पशील विलायक 2 का योगदान नहीं है। इसलिए इस विलयन का वेपर प्रेशर पहले से कम हो गई है। मतलब आपने ये सीखा कि यदि शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील पदार्थ को मिला दिया जाए तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। किससे? शुद्ध विलायक से। क्योंकि उस समय विलयन में केवल विलायक ही वाष्प दाब बनाता है, अवाष्पशील विलय वाष्प दाब नहीं बनाता है। इसमें तो केवल 1 का ही पार्टिकल थे, इसलिए वेपर प्रेशर ज्यादा बन रहे थे। इसमें 1 का 2 का पार्टिकल आ गए तो 1 का पार्टिकल तो वेपर प्रेशर बना रहे लेकिन 2 का नहीं बना रहा है। तो वही बात लिखे, जब किसी वाष्पशील विलय जैसे यूरिया, नमक, सुक्रोज, ग्लूकोज आदि को द्रव विलायक में मिलाया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में केवल द्रव विलायक का ही योगदान होता है। ठीक है, विलयन के वाष्प दाब में केवल किसका योगदान होता है? द्रव विलायक। यहां द्रव विलायक कौन है? 1 वाला है। अवाष्पशील विलय का कोई योगदान नहीं होता है। अवाष्पशील विलय इसमें कौन है? 2 वाला है, इसका कोई योगदान नहीं होता क्योंकि ये अवाष्पशील है, जिससे विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक से कम हो जाता है। अब देखिए यहाँ जो विलयन का वाष्प दाब है वो शुद्ध विलायक से कम हो चुका है। अच्छा, यहाँ विलयन का वाष्प दाब का मतलब क्या हुआ? यहाँ विलयन के वाष्प दाब का मतलब हुआ विलायक का वाष्प दाब, क्योंकि यहाँ तो विलायक का ही केवल वाष्प दाब बन रहा है, अवाष्पशील पदार्थ का थोड़े बन रहा है। तो यहाँ पर पहले क्या है, कौन चीज, इसके बारे में जान लीजिए। जहां P1 नोट जो है, ये P1 नोट ये है शुद्ध द्रव 1 का वाष्प दाब। और यहां पर P1 क्या है? ये जो P1 है ये विलयन का आंशिक दाब है। विलयन का आंशिक दाब मैंने अभी बताया। विलयन का आंशिक दाब मतलब हुआ विलयन में विलायक का आंशिक दाब, क्योंकि पहले विलायक का वाष्प दाब ज्यादा था, अवाष्पशील पदार्थ को मिलाने पर विलायक का वाष्प दाब कम हो गई है, तो ये घटा हुआ वाष्प दाब को हम कहेंगे आंशिक वाष्प दाब। ठीक है, अब यह राउल्ट क्या कहता है? राउल्ट का नियम, राउल्ट के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार अवाष्पशील विलय युक्त विलयन, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का आंशिक दाब विलयन में उपस्थित विलायक कौन है रे? शुद्ध द्रव है, शुद्ध द्रव। विलयन में उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज या मोल अंश या मोल भिन्न के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ये कौन कहता है? राउल्ट कहता है। देखो राउल्ट क्या कहता है,
राउल्ट के नियम के अनुसार राउल्ट के नियम के अनुसार अवाष्यशील युक्त विलयन, भैया ये जो विलयन है इसमें विलायक भी है और अवाष्यशील विलय भी है। यहाँ विलायक है 1, मतलब 1 यहाँ द्रव है, और 2 जो है ये अवाष्यशील विलय है। मतलब अवाष्यशील विलय में यहाँ यूरिया, नमक, सुक्रोज, ग्लूकोज कुछ भी हो सकता है। तो इस विलयन को हम कहेंगे अवाष्यशील युक्त विलयन। तो यहां पर राउल्ट कहता है कि अवाष्यशील विलय युक्त विलयन का आंशिक दाब, अवाष्यशील युक्त विलयन, ये जो विलयन है अवाष्यशील युक्त विलयन का आंशिक दाब उस विलयन में उपस्थित विलय कौन है यह 1, उस विलयन में उपस्थित विलय के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो क्या हो जाएगा बताओ, ये जो अवाष्यशील युक्त विलयन है इसका आंशिक दाब क्या है यहाँ P1, तो ये हो जाएगा अतः P1 समानुपाती, और इस विलयन में जो विलय है वो तो 1 है, तो 1 का इसमें जो विलायक है वो तो 1 है, तो विलायक 1 का इस विलयन में मोल प्रभाव क्या हो गया X1, तो समानुपाती हो जाएगा X1। अब यहां समानुपाती हटाएंगे तो कांस्टेंट में क्या जुटेगा बताओ कि 1 का, यहां जो 1 विलायक है उसका शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब क्या है P1 नॉट, तो यहां लग जाएगा P1 नॉट X1। यही है ठोस द्रव विलयन का आंशिक दाब का इक्वेशन और राउल्ट का नियम। अब हम इसका ग्राफ खींचेंगे। तो ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब का इक्वेशन होता है P1 इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1, ठीक है। अब इसका ग्राफ देखो, ग्राफ कहां खींचते हैं जी एक्स वाई पर, तो ये है y और ये है x, ये y, इधर लेना है आंशिक दाब, ठीक है। इधर भी लिखना है आंशिक दाब, y में आंशिक दाब लेना है, आंशिक दाब, ठीक है। देखो तो यहां आंशिक दाब क्या है P1, तो ये हमने लिया P1, और उसमें तो P2 है ही नहीं, लेकिन तब भी यहां लिख देना है P2, ठीक है। और इधर लेना है मोल प्रभाज या मोल अंश, मोल प्रभाज किससे दर्शाते, x से या जाई से, ये x में लेना है, ठीक है। अब तुम देखो क्या इसमें अवयव 2 का वाष्पदाब बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्योंकि अवयव 2 यहां अवाष्पशील है, केवल 1 का ही ना बन रहा है। तो इस विलयन में जो मोल प्रभाज होगा वो तो केवल 1 का ही होगा, तो यहां पर लिखोगे x1 बराबर 1, ठीक है। तो और फॉर्मूला क्या है, यहां फॉर्मूला है P1 बराबर P1 नॉट X1, यही है। तो X1 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, यहां P1 बराबर P1 नॉट आ जाएगा। अब बताओ कि P1 क्या है, P1 विलयन का आंशिक दाब है, और विलयन का आंशिक दाब यही है, ये उंगली जो रखे हुए y एक्सिस, ठीक हो। यहां पर ये जो P1 है आंशिक दाब वो किसके बराबर आया, P1 नॉट के बराबर। तो ये जब X1 बराबर 1 तो ये हो जाएगा P1 नॉट, क्या हो जाएगा P1 नॉट। मतलब जब X1 बराबर 1 होगा तो ये जो आंशिक दाब है विलयन का वो इतना हो जाएगा। अब आप इधर आते जाइएगा ना तो x का मान घटते जाएगा, तो x का मान घटेगा तो आंशिक दाब भी घटेगा, मतलब वेपर प्रेशर भी घटेगा। देखो यह ध्यान से समझो,
ये जो है ना बेटा, ये वाई एक्सिस, ये आंशिक दाब है, ठीक है, मतलब P1 है, और P1 का फॉर्मूला है P1 नॉट इंटू x1, और इस पॉइंट पर x1 का मान है 1, तो यहां 1 रखिएगा तो P1 इक्वल टू आ जाएगा P1 नॉट। इसका मतलब यह है कि जब x1 बराबर 1 तो P1 इक्वल टू, यही है P1 इक्वल टू क्या हो जाता है, P1 नॉट हो जाता है इस पॉइंट पर। अब देखो जैसे जैसे ऐसे आते जाएंगे x1 का मान घटते जाएगा, और यहां पर पहुंचिएगा इस पॉइंट पर तो x1 घट करके 0 हो जाएगा। तो भैया जब x1 घट के 0 हुआ तो वेपर प्रेशर भी तो घट के 0 हो जाएगा, तो ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा, और ये क्या बन गया, ये आया P1 बराबर P1 नॉट इंटू x1। यही होगा ठोस द्रव विलयन के वाष्प दाब का ग्राफ। तो इस टाइप से हमने ठोस द्रव विलयन के वाष्प दाब का ग्राफ राउल्ट के, अभी क्या पढ़ रहे थे हम, ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब और राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम तो यही है, ठोस द्रव विलयन के वाष्प दाब और वाष्प दाब के राउल्ट का नियम, और इसी का ग्राफ है ये। तो इस टाइप से हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे राउल्ट के नियम के आधार पर विलयन का टाइप। राउल्ट के नियम के आधार पर विलयन के 2 टाइप होते हैं, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, ठीक है, जो हम कल पढ़ने वाले हैं।